हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हमारे प्लांट ब्रीडिंग का चैप्टर चल रहा था और प्लांट ब्रीडिंग में हमने जो हमारा पहला मेथड डिस्कस किया था प्लांट ब्रीडिंग का, जो कि था प्योर लाइन मेथड। और अभी हम इस वीडियो सेशन में हमारा जो नेक्स्ट मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का, दैट इज़ मास सिलेक्शन मेथड, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारी नेक्स्ट जो टेक्निक है, नेक्स्ट जो मेथड है, वो है मास सिलेक्शन मेथड। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। और ये प्लांट ब्रीडिंग का जो चैप्टर है, प्लांट ब्रीडिंग जो टॉपिक है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं और यहीं से जो है मोस्टली क्वेश्चंस जो है यहीं से पूछे जाते हैं। और यही जो टॉपिक है वो टफ लगता है स्टूडेंट्स को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इन सारे टेक्निक्स के बारे में समझाऊं, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो नहीं छूटें। और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको स्टार मार्क करके लिखवा रहा हूँ। तो आपका मास सिलेक्शन मेथड में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने प्योर लाइन में मैंने बताया सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप हो रहा था कि ये किसके लिए होता है, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए या कि फिर क्रॉस पोलिनेटेड। तो आपने कहा था कि वो वाला जो था वो सेल्फ के लिए, जनरली किसके लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे मास सिलेक्शन मेथड जो है वो बेसिकली क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए होता है। बेसिकली किसके लिए होता है, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए। क्या मैं कहूँ, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए इस मेथड को बेसिकली यूज में लिया जाता है। लेकिन इसको हम सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में भी यूज ले सकते हैं। और सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में यूज कब लेते हैं, जब मान लो कोई सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज या मैं कहूँ कोई प्योर लाइन जो क्रॉप है हमारी, वो मान लो कंटामिनेटेड हो गई है। ठीक है, सपोज करना, समझना मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये मेनली मैं इसको डबल स्टार मार्क कर रहा हूं कि ये किसके लिए बेसिकली यूज में आता है, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए। बट रेयर, या मैं इसको यहां फिर ऑफन लिख रहा हूं, कभी कभार ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन के लिए। ये सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए भी ये यूज में ली जाती है। ठीक है, तो अभी आप देखना हमारा सेल्फ पोलिनेशन के लिए किस तरीके से यूज में लेता है। मान लो कोई आपके पास ये कोई वैरायटी है, ठीक है, जिसका नाम मैंने एक्स रखा है। ठीक है, और ये वैरायटी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, किसी वीट की, मान लो गेहूं की एक पॉपुलर वैरायटी है, जो कि मतलब मार्केट में बड़ी ही लोकप्रिय वैरायटी है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ये बढ़िया प्रोडक्शन देती है, इसकी हाइट मान लो कम है, इसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा हैं। तो ये एक स्पीसीज है जो कि सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज है। ये क्या है, एक सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज है। ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा एक्स, और ये बड़ी ही पॉपुलर स्पीसीज है। मान लो किसी भी वजह से इस स्पीसीज में कंटामिनेशन हो गया, इस स्पीसीज में क्या हो गया, कंटामिनेशन हो गया। और कंटामिनेशन मैंने लास्ट बताया था कि कंटामिनेशन जो है वो किस तरीके से हो सकता है, या तो वो मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल मिक्सिंग, यानी कि कोई सीड जो है वो बगल वाले खेत में से या बगल वाले प्लॉट में से या बगल वाली लाइन से उसमें आ गया है। ठीक है, मतलब कि सीड की मिक्सिंग हो गई, तो मैकेनिकल मिक्सिंग की वजह से भी कंटामिनेशन हो सकता है। दूसरा मैंने बताया था म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। तीसरा मैंने बताया था कि इसमें नेचुरल, लंबे समय तक हम इस क्रॉप को 10-15 साल तक इसी सीड को हम उगाते रहेंगे, तो इसमें नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन आ सकता है। तो ये जो है वो कुछ रीजन्स हैं कंटामिनेशन के। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सारे रीजन्स अगर आ गए हैं, इसका मतलब क्या आ गई, वेरिएशन आ गई है इस क्रॉप में। तो अब इस क्रॉप में क्या आ गई है स्टूडेंट्स, वेरिएशन आ गई है। और वेरिएशन जो है वो फार्मर को पसंद नहीं है। फार्मर को क्या चाहिए,
एक प्योर लाइन चाहिए, मतलब जिसमें किसी तरीके की कोई वेरिएशन ना हो। तो हमारे पास ये पहले एक प्योर लाइन की स्पीसीज थी जिसको हमने सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज बोला था। इसमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं था और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर स्पीसीज थी, मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन इसमें किसी वजह से क्या हो गया, कंटामिनेशन हो गया। अब ये कंटामिनेशन किसान को पसंद नहीं है, तो हमें इस स्पीसीज को क्या करना है, इंप्रूव करना है। इस स्पीसीज को वापस से क्या बनाना है, इंप्रूव करना है, यानी कि इसको हमें वापस से किस में लेके आना है, प्योर लाइन में लेके आना है। ठीक है, कंटामिनेशन हो गया, पहले ये प्योर लाइन थी लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से इसमें क्या हुआ, कंटामिनेशन हुआ, वेरिएशंस आई और वेरिएशंस की वजह से स्पीसीज कंटामिनेट हुई और कंटामिनेशन किसान को पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, सेम। जैसे आजकल आप गेहूं के खेत में जाके देखोगे तो आजकल जो स्पीसीज उगाई जाती हैं वो प्योर लाइन होती है, उसमें पूरे का पूरा जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसमें एक ही लाइन में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो प्लांट हैं गेहूं के या राइस के, धान के, वो सबकी पेड़ की लंबाई जो है, हाइट जो है, वो ऊंचाई जो है वो समान रहती है। हाँ, हो सकता है कि किसी खेत में आपको देखने को मिले कि कोई 20 या 50 में से कोई एक प्लांट जो है वो लंबा हो या एक छोटा हो, इतना ही वेरिएशन मिलेगा। और वो किस वजह से मिल सकता है, मैकेनिकल मिक्सिंग की वजह से, यानी कि किसी का सीड मिक्स हो गया हो किसी दूसरी स्पीसीज का, तो भले ही ऐसा हो सकता हो। लेकिन मोस्टली जो है पूरे खेत में सेम हाइट के प्लांट होने की वजह क्या है कि वो प्योर लाइन मेथड से बनाई गई वैरायटी है, उसमें जीनोम सबका क्या है, सेम है, जेनेटिक कंपोजिशन सबकी क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो अब हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। और इंप्रूव करने का जो मेथड है, किसी कंटामिनेटेड प्योर लाइन स्पीसीज को वापस से इंप्रूव करने का, या मैं कहूं कि जो कोई लोकल स्पीसीज थी, कोई देसी फसल थी जो उस एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, उसमें किसी प्रकार से कंटामिनेशन हुआ, तो उसको हमें इंप्रूव करने के लिए हमारा कौन सा मेथड काम आता है, मास सिलेक्शन मेथड। तो अब आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मास सिलेक्शन मेथड का क्या फंक्शन है, तो आप लिख दोगे इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है किसी लोकल वैरायटी या लोकल जो स्पीसीज है उसकी, या फिर किसी प्योर लाइन में अगर वेरिएशन आया है तो उसके इंप्रूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो एक फंक्शन तो इसका ये हो गया कि ये इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प्स इन improvement of the local species which is contaminated by some factors, that is mechanical mixing, mutation, natural crossing etc. तो ये कंटामिनेशन के आपके जो रीजन्स हैं, इनकी वजह से क्रॉप जो है वो कंटामिनेटेड हुई। अब ये हमारा मेथड हमारे पास आ गया है, इस मेथड से देखना हम कैसे इसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तो सेकंड जो एक तो इसको इंप्रूवमेंट का, दूसरा हमारा मास सिलेक्शन मेथड आता है प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। तो एक सेकंड क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ये हेल्प करता है प्योरिफिकेशन ऑफ प्योर स्पीसीज या प्योर वैरायटी। ये प्योर वैरायटी के प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है। इसको मैं रफ करके लिख रहा हूं, मास सिलेक्शन मेथड हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्योर वैरायटी। ठीक है, ये प्योर वैरायटी के प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं ये 2 पॉइंट। इसके बाद फिर लास्ट में एक दो पॉइंट और बताऊंगा जो कि आपको बड़े ही यूजफुल हैं, ध्यान रखने ही हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अब इस क्रॉप को, जो कि हमने एक्स ली थी, इसमें वेरिएशन आया है और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इंप्रूव करना है। तो देखना, सेम टू सेम प्योर लाइन मेथड जैसा ही है, जैसा कि आपने पीछे समझा वैसा ही आपको इसमें समझा, बस उसमें 7 इयर्स का टाइम लग रहा था और इसमें लगभग 6 ईयर का टाइम लगता है। 6 साल में हम मास सिलेक्शन मेथड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखना, इसमें यानी कि उसमें 7 साल, इसमें 6 साल, यानी कि 1 साल वहां फालतू लग रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई एक स्टेप वहां ज्यादा थी और यहाँ एक स्टेप क्या है, कम है। तो कौन सी स्टेप कम है वो देखेंगे। तो देखना, एक फील्ड है, एक खेत है, उस खेत में या प्लॉट में हमने इस एक्स स्पीसीज को उगा लिया। इस एक्स स्पीसीज को हमने, जो कि हमारी बहुत ही पॉपुलर थी, लेकिन अभी इसमें क्या हो गया, कंटामिनेशन हो गया है। तो हमने इसको एक लाइन में
या प्लॉट में जो है वो ग्रो करवा लिया है। ठीक है, ग्रो हो गई है। ये आपकी फर्स्ट ईयर चल रही है, पहली साल की बातें हैं, प्रथम वर्ष की बातें हैं, फर्स्ट ईयर की। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनमें से आपको कुछ ऐसी स्पीसीज सिलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो। इसमें ऐसी स्पीसीज को आपको सेलेक्ट करना है जैसे कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो आप चाहते हो, उन कैरेक्टर्स को आप क्या कर लो, चूज कर लो। चूज डिजायरेबल कैरेक्टर्स। मान लो आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो इस स्पीसीज में मिले, इस स्पीसीज में मिले, इसमें मिले, इसमें मिले और इसमें मिले। तो आपको 5 स्पीसीज में आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स, यानी कि मान लो आपको चाहिए था कि नंबर ऑफ ग्रेन्स ज्यादा हो, जो कि इस स्पीसीज का फीचर था, पहले हुआ करता था, लेकिन अभी कंटामिनेशन से वो वाला फीचर जो है वो गायब हो रखा है, तो हमें वापस मेंटेन करना है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे ऐसे प्लांट, मान लो इस स्पीसीज में कोई अच्छे फीचर थे तभी ये पॉपुलर थी, तो इसके जो अच्छे फीचर थे ना उनको हमने इसमें ढूंढ लिया है। कंटामिनेटेड वालों को छोड़ दो, कोई छोटा रह गया, कोई लंबा हो गया, उनको छोड़ दो। जो फीचर हमें चाहिए उन फीचर्स को हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया। तो यहां से लगभग 200 से 2000 के आसपास प्लांट्स चूज किए जाते हैं। ध्यान रखना, डाटा पे मत जाना, डाटा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमने ये चूज किए और हार्वेस्टिंग करवाई, कल्टीवेशन किया पहले, फिर अब इसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग करवाई। हार्वेस्टिंग होने के बाद इनके आपके पास क्या आ गए, सबके इस तरीके से आपके पास इनके बीज आ गए। ठीक है, 5 स्पीसीज ली थी तो 5 के आपके पास क्या आ गए, बीज आ गए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। वहां पे हमने क्या किया था प्योर लाइन में कि इनको इंडिविजुअल हार्वेस्ट किया था, आपस में इन बीज को मिक्स नहीं किया। लेकिन यहां क्या करेंगे, हम इन बीजों को मिक्स कर देंगे, इन सबके बीजों को आपस में क्या कर देंगे, मिक्सिंग ऑफ सीड्स, यानी कि इन सबको अलग अलग नहीं रखेंगे, इन सबको एक जगह ही रख लेंगे। ठीक है, मतलब आपने हार्वेस्ट किए क्रॉप, हार्वेस्ट के बाद जो बीज आए, पहले तो आपने प्रत्येक स्पीसीज, हर एक स्पीसीज का पिछले मेथड में सबके बीजों को अलग रखा और फिर अलग अलग लाइन में, अलग अलग प्लॉट में ग्रो करवाया था। लेकिन यहां क्या है, आपको मिक्स कर देने हैं, इन बीज को मिक्स कर दिए। अब मिक्स करने के बाद आपको फिर जब वापस से गेहूं का सीजन आता है सेकंड ईयर में, तो आपको क्या करना होता है, जो चेक स्पीसीज होती हैं उनके साथ इनको ग्रो करवाना होता है। तो मैंने फिर से ये फील्ड बना दिए, खेत बना दिए इस तरीके से। इस तरीके से मैंने खेत बना दिए, 5 खेत, और इनके साइड में मैंने जो बनाए हैं वो चेक स्पीसीज के लिए लाइन बनाई कि मैं इनके साथ इनको चेक करूंगा। चेक स्पीसीज मतलब कि वहां कोई ऐसी स्पीसीज होगी जिस एरिया में ये ट्रायल चल रहा है वहां वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी, तो हमें कंपटीशन जिससे करवाना है उसको हम क्या बोलते हैं, चेक स्पीसीज। तो पहले येलो वाले बॉक्स में तो मैं इन स्पीसीज के बीज डाल दिए, मैंने येलो वाले बॉक्स में तो मैंने इन स्पीसीज के, इनको वाइट से ही बनाता हूँ, वाइट बीज रख दिए इस तरीके से। ठीक है, समझना बहुत ही आसान टेक्निक्स हैं। ये मैंने सीड्स जो हैं वो लगा दिए हैं। ठीक है, पांच में लगाए हैं, बाकी मिक्स हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने एक स्पीसीज का बीज इसमें लगाया, एक इसमें, हमने तो मिक्स बीज हैं, लेकिन 5 खेतों में लगा दिए। क्यों? क्योंकि मैं इनका क्या करूंगा, सबका कंपटीशन करवाऊंगा इनकी चेक स्पीसीज से। तो जो चेक स्पीसीज क्या होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इस थर्ड जो सेकेंड ईयर है इसमें हम क्या करवाते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रायल बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रायल। और ये कहाँ होगा, विद इन जोन, जिस जोन में आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, विद इन जोन, या फिर मैं कहूँ कि हम इसको स्टेशन चेक भी बोलते हैं। ठीक है,
प्रिमिनरी ट्रायल विद इन जोन एंड कंपटीशन विद चेक वैरायटी। चेक वैरायटी वो होगी जो उस एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा क्या चल रही होगी अभी डिमांड पे, क्योंकि हमें उसी से कंपटीशन करना है। उससे कंपटीशन करेंगे तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारी स्पीसीज जो हम बनाने जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है या जो ऑलरेडी वहां पे है वो अच्छी है। तो हमारी अगर अच्छी होगी जभी तो मार्केट में जो है वो अच्छे पैमाने पे बिकेगी, अदरवाइज तो उसकी मार्केटिंग वैल्यू जो है वो लो रहेगी, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चेक स्पीसीज है, ये चेक स्पीसीज मैंने यहाँ लगाई, यहाँ मैंने चेक स्पीसीज लगाई, यहाँ मैंने चेक स्पीसीज लगाई, यहाँ मैंने चेक स्पीसीज लगाई और यहाँ चेक स्पीसीज लगा के और मैंने ये चेक किया कि मेरे कौन से इस प्लॉट में से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इन चेक स्पीसीज से। तो मैंने कहा कि मेरी इस वाले में 1 नंबर प्लॉट है, मेरा 2 नंबर प्लॉट है, 3 नंबर प्लॉट है, 4 नंबर प्लॉट है और 5 नंबर प्लॉट है। इनमें से मेरा पहले नंबर का प्लॉट और मेरा तीसरे नंबर का प्लॉट जो है वो चेक वैरायटी से ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। तो मैंने किसको सेलेक्ट कर लिया, इनको, और मैंने इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्ट हो गए किसमें, पहले ट्रायल में। और पहले ट्रायल में कि ये चेक स्पीसीज से कम प्रोडक्शन दे रहे थे, तो इनका तो फिर काम ही क्या है, कोई काम ही नहीं है। तो हमने पहली और हमारी थर्ड स्पीसीज जो है, सॉरी हमारा पहला प्लॉट और थर्ड प्लॉट जो है वो सेलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से प्रोडक्शन क्या हुआ, अच्छा मिला। तो फिर इनको हार्वेस्ट करने के बाद फिर हमारे पास इनके बीज आ जाएंगे और हमारा 3rd से लेके और 5th ईयर तक आपका चलेगा वही CVT कोऑर्डिनेटर वैरायटी टेस्ट, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं आउट स्टेशन पे क्या चलेगा, ट्रायल। आउट स्टेशन मतलब कि अब जिस लोकल एरिया में आप रिसर्च कर रहे थे, अब बाहर अलग अलग मतलब पूरे ये मान लो कि पूरे वर्ल्ड में अब इनका क्या होना है, ट्रायल होना है, अलग अलग लोकेशन पे इनका ट्रायल होना है। तो अब ये आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, ठीक है। तो एक ये और एक ये हमने 2 सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अब इन दोनों का हमें कंपटीशन करवाना है। मान लो जहां जिस भी लोकेशन में, मान लो ये महाराष्ट्र में गई है और ये मान लो तमिलनाडु में हम इसका ट्रायल कर रहे हैं, तो इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की कोई पॉपुलर स्पीसीज होगी उसको हम चेक वैरायटी बोलेंगे, और तमिलनाडु में ग्रो करने वाली, तमिलनाडु के एनवायरनमेंट में कोई अच्छी स्पीसीज होगी जो वहां ग्रो कर रही होगी, तो वहां उसकी चेक वैरायटी। तो इन सबको वहां पे इनकी चेक वैरायटी के साथ में क्या करेंगे, इनका कंपटीशन करवाएंगे। यानी कि उस लोकल में, या मैं कहूँ कि कहाँ होगा, आउट ऑफ स्टेशन होगा, आउट ऑफ स्टेशन या जोन से बाहर अब इसका क्या होने लगा है, ट्रायल होने लगा है, जिसको हम कोऑर्डिनेटर वैरायटी ट्रायल बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारी जो स्पीसीज हम बनाने जा रहे हैं, या जो हमारी स्पीसीज हमने अभी तक निकाली है, आइसोलेट की है, उन स्पीसीज को ग्रो करवाया, उनका साथ में हमने अलग अलग लोकेशन पे, यानी कि राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, इनको उनकी लोकल स्पीसीज के साथ कंपटीशन करवा के, और हमने देखा कि ये कहाँ पे ये स्पीसीज जो है वो फेवरेबल हैं, कहाँ पे कौन कौन से एनवायरनमेंट में, कौन कौन से स्टेशन पे इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उनके चेक स्पीसीज से ज़्यादा है। तो मान लो कि यहाँ महाराष्ट्र में इसकी चेक स्पीसीज जो है, इसकी वैरायटी जो है वो यहाँ इससे इस स्टार वाली की इस वाइट वाले से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो मैंने ये कहा कि महाराष्ट्र के लिए बुझ द फेवरेबल स्पीसीज है। तो यहाँ पे मेरी स्पीसीज जो है, मान लो ये सेलेक्ट हुई और ये मेरी रिजेक्ट हो गई। तो इस स्पीसीज को मैंने क्या किया, फर्दर हमारा जो फिर से 6th ईयर आएगी, 5 साल निकल गई थी, 6th ईयर में फिर इसका क्या होगा, इसको हम मास प्रोडक्शन करेंगे। 6th ईयर में क्या करेंगे, मास प्रोडक्शन, या मैं कहूँ मल्टीप्लीकेशन। मास प्रोडक्शन यानी कि भाई अब आपको ज़्यादा अमाउंट में बनानी है, क्योंकि आपके पास ये स्पीसीज सेलेक्ट होके आई है, इस स्पीसीज के सीड के अब नंबर आपको बढ़ाने हैं। तो आप क्या करोगे, मास प्रोडक्शन करोगे, इसको लार्ज अमाउंट पे ग्रो करोगे इस स्पीसीज को, ताकि मार्केट में इसकी सप्लाई अच्छे से पहुंचा सके। तो फिर हम इसका, हमारा 6th ईयर पे जो रहेगी वो हमारी रहेगी कि हमने मास प्रोडक्शन कर लिया, लार्ज अमाउंट में इस वैरायटी का क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, और फिर इसके सीड की हम क्या करने लग जाएंगे, मार्केटिंग, या इसको मार्केट में उतार दिया जाता है। तो देखो हमने क्या बनाया कि इस स्पीसीज के पास अब सारे वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे
जो कि एक फर्स्ट स्पीसीज जो कंटामिनेट होने से पहले थी। अब इस स्पीसीज में सारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तभी तो ये स्पीसीज जो है वो सेलेक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि पहले वाली स्पीसीज पॉपुलर थी, क्योंकि उसके अंदर अच्छे फीचर थे। तो ये वाली स्पीसीज जो है ये सबसे बेस्ट निकल के आई है, मतलब कि ये स्पीसीज अब क्या हो गई है, डिजायर्ड कैरेक्टर्स इसमें हमें मिले हैं, मतलब कि ये हमारी स्पीसीज अब क्या हो गई है, प्योर लाइन में आ गई है। ये हमारी स्पीसीज अब क्या हो गई, प्योर लाइन, या मैं कहूँ ये प्योर वैरायटी है। अब क्या है, ये प्योर वैरायटी है। तो ये प्योर वैरायटी हमने बना ली किससे, कंटामिनेटेड वैरायटी से। तो हमारा आपसे जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वो यही था मेरा कि मास जो आपका ये वाला जो मेथड है मास प्रोडक्शन वाला, सॉरी मास सिलेक्शन वाला, इसमें आपका मेन मोटो क्या होता है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट या फिर किसी प्योर वैरायटी में, या फिर मैं कहूं प्योर वैरायटी के प्योरिफिकेशन में। तो इसने प्योर वैरायटी जो शुरू में आपकी प्योर वैरायटी थी, लेकिन उसमें कंटामिनेशन हुआ, फिर बाद में हमने उसका क्या किया है, प्योरिफिकेशन किया। कंटामिनेटेड स्पीसीज से उसको निकाल के वापस से हमने क्या बना लिया है, प्योर स्पीसीज बना लिया है। कंटामिनेटेड स्पीसीज यानी कि उसके अंदर वेरिएशंस आ गए थे, कोई छोटा पौधा था, कोई बड़ा था, कोई फैल ज्यादा रहा था, किसी में नंबर ऑफ ग्रेन्स कम थे। तो हमने क्या किया था कि उस कंटामिनेटेड स्पीसीज से हमने वापस क्या बना ली है, प्योर स्पीसीज। इसलिए मैंने वहां पे 2 पॉइंट लिखे थे कि वो प्योर लाइन का प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा लिखा था देसी वैरायटी या फिर लोकल क्रॉप का इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, कौन, मास सिलेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये था आपका मास सिलेक्शन मेथड। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूक्लियस ऑफ प्योर वैरायटी, न्यूक्लियस ऑफ प्योर वैरायटी इज मेंटेन्ड बाय, तो इसका आंसर भी आपका होगा मास सिलेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 3 पे स्टार लगाया है, एक आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट पे, एक मैंने लगाया है कि ये प्योर वैरायटी के प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है मास सिलेक्शन मेथड। थर्ड जो है ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ प्योर वैरायटी जो है उसको मेंटेन कौन से मेथड से किया जाता है, तो मास सिलेक्शन मेथड से प्योर वैरायटी के न्यूक्लियस को मेंटेन, न्यूक्लियस यानी कि सीड को अपन मेंटेन कर सकते हैं। आप न्यूक्लियस से सीड ध्यान रख सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन न्यूक्लियस बन के ही आएगा, सीड से नहीं पूछा जाएगा। तो वो न्यूक्लियस लिख के देगा तो आप कंफ्यूज ना हो ना, न्यूक्लियस मतलब समझ लो सीड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि मास सिलेक्शन मेथड जो है वो किस में हेल्प करता है, किसी प्योर वैरायटी के न्यूक्लियस के मेंटेनेंस में, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो मैंने डिस्कस किए, और आपका जो सेकंड मेथड था मास सिलेक्शन मेथड वो मैंने आपसे डिस्कस किया। बस यहाँ पे 6 साल लगती हैं। यहाँ पे कौन सी स्टेप गायब हो गई है, प्योर लाइन में 7 साल लग रही थी, यहाँ पे 6 साल लग रही हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप जो कि वहाँ प्रोजनी टेस्ट था वो यहाँ पे गायब हो गया। क्यों प्रोजनी टेस्ट, वहाँ पे हमने मिक्स नहीं किया था। पहली साल में जब हमने उस क्रॉप को हार्वेस्ट किया तो हमने उसको मिक्स नहीं किया उसके सीड्स को, लेकिन यहाँ तो मिक्स कर दिया, तो हमारा प्रोजनी टेस्ट वाली जो स्टेप था वो क्या हो गया, स्किप हो गया। प्रोजनी टेस्ट हमने मास सिलेक्शन में नहीं किया, तो ये वाला स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, स्किप हो गया। तो ये प्रोजनी टेस्ट स्किप होने के बाद यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 1 साल का कम हो जाता है, क्योंकि हमारा 1 साल प्रोजनी टेस्ट करने में निकल रहा था। तो अब यहाँ पे ये 6 ईयर में हमारी मास सिलेक्शन मेथड कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेक्निक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।